अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए हम 30 हाईएस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है नेशनल पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल पावर को। ठीक है, तो नेशनल पावर क्या है, हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। नेशनल पावर रिप्रेजेंट्स अ स्टेट एबिलिटी टू परस्यू एंड सिक्योर इट्स इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इट encompasses both material resource and immaterial attributes that enable states to influence outcomes, shape events and achieve strategic objectives। नेशनल पावर का मतलब है कि एक स्टेट कितनी एबिलिटी रखती है कि वो अपने नेशनल गोल्स अचीव करे। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं होती, इसमें गवर्नेंस, डिप्लोमेसी, कल्चर, टेक्नोलॉजी सब शामिल होते हैं। और पावर जो है वो रिलेटिव होती है, मतलब एक कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में जज होती है। ठीक है, अगर हम नेशनल पावर के इम्पोर्टेंस की बात करें तो नेशनल पावर समझने से आपको ये समझ आता है कि स्टेट्स क्यों कोऑपरेशन करती हैं, क्यों कन्फ्लिक्ट होता है और फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, एनालिस्ट स्टेट्स की कैपेबिलिटीज़ और इंटेंशंस दोनों एवेल्युएट कर सकते हैं और एग्जामिनर्स ये देखना चाहता है कि आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि एनालिटिकल रीजनिंग भी जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्कोप और रेलिवेंस अगर हम देखें फॉर मॉडर्न ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो आज के ग्लोबल सिस्टम में पावर मल्टी लेयर्ड है और इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, लीडरशिप है, डिप्लोमेसी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सुपर पावर्स भी सिर्फ आर्मी पर डिपेंड नहीं करते, इंटरनेशनल इमेज और ट्रस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये फ्रेमवर्क जो है वो कन्फ्लिक्ट्स, अलायंसेस और ग्लोबल गवर्नेंस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मिलिट्री पावर जो है वो डिटेरेंस क्रिएट करती है, मतलब कि दूसरी जो स्टेट्स हैं अटैक करने से पहले सोचती हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करती है। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिस, लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस सिस्टम्स और स्ट्रेटजिक वेपन्स शामिल होते हैं और मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, सो ट्रेनिंग और मॉडर्नाइजेशन भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग इकोनमी से भी स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स को जो है वो ला सकती हैं। डिफेंस डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी सब जो है वो फाइनेंस कर सकती हैं। इसके अलावा जीडीपी साइज़ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ट्रेड नेटवर्क्स हैं, रिसोर्स कंट्रोल इन्फ्लुएंस बढ़ता है। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी एक टूल होता है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो स्टेट के एक्सटर्नल बिहेवियर को वीक कर देते हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हैं वो ड्राइव करती हैं। एआई, साइबर सिस्टम्स हैं, एरोस्पेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब स्ट्रेटजीज असेस होती हैं और यानी कि ये तमाम जो स्ट्रेटजीज हैं ये स्ट्रेटजीज एसेट्स हैं और इंडस्ट्रियल बेस प्रोडक्शन सपोर्ट करता है। वार या क्राइसिस का टाइम जो है वो सेल्फ रिलायंस क्रिटिकल होती है। तो कंट्रीज जो टेक्नोलॉजी लीड करती हैं वो एजेंडा यानी सेटिंग पावर भी रखती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और रिसोर्स इंडोवमेंट की। तो जो यानी कि जो सोसाइटी है, ठीक है, जब सोसाइटी इंटरनली जो है वो यूनाइटेड होती है तो स्टेट ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और पॉलिटिकल टर्मोइल, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक प्लानिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो स्टेबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और पब्लिक ट्रस्ट लीडरशिप को डिसीजंस इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। ठीक है, इकोनॉमिक power forms foundation of national capability, cross domestic product, manufacturing output, technological innovations and financial market depth to determine a state ability to sustain a military forces, fund diplomatic initiatives and weather external shocks। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो क्लियर डायरेक्शन देती है, डिप्लोमेसी कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस करती है और अलायंसेस बिल्ड करती है। स्ट्रेटजिक विजन लॉन्ग टर्म नेशनल गोल्स डिफाइन करता है। ठीक है, स्मार्ट डिप्लोमेट्स नेगोशिएशन से बेनिफिट्स हासिल करते हैं चाहे मटेरियल पावर लिमिटेड हो या ना हो। सो सॉफ्ट पावर लोगों के जो परसेप्शंस है उसको शेप करता है और एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं वो मीडिया है, लैंग्वेज है और एथिक्स ये इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। कंट्रीज़ जिनका इमेज पॉजिटिव होता है उनके साथ कोऑपरेशन रिलेटिवली आसान होता है। कल्चरल डिप्लोमेसी पीस प्रमोट करती है। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे असेसिंग नेशनल पावर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेज़। तो नंबर्स से जो है वो जो एनालिस्ट हैं वो कंपेयर करते हैं, जैसे कि जीडीपी रैंक है, डिफेंस
ठीक है, बजट है, पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स है। तो ये तमाम जो इंडिकेटर्स हैं ये ट्रेंड शो करते हैं कि कंट्री ऊपर जा रहा है या नीचे। और क्वालिटेटिव फैक्टर्स, हर चीज़ जो है वो नंबर से मेजर नहीं होती। लीडरशिप क्वालिटी और इंस्टीट्यूशनल सेटिंग और सोशल यूनिटी क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं। एनालिस्ट जो हैं वो पॉलिसी बिहेवियर और हिस्ट्रिकल पैटर्न्स को भी स्टडी करते हैं। और अगर हम देखें कंपैरेटिव एवोल्यूशन ऑफ स्टेट पावर, तो रियल पावर मिक्स होती है, ठीक है, और सिर्फ मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होना इनफ नहीं। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो प्रोजेक्शन ऑफ पावर वीक हो जाती है, इसलिए बैलेंस स्ट्रेंथ जो है वो रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ऑफ नेशनल पावर, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और सिंगापुर की। तो अगर हम सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूएस के पास जो है वो मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कल्चर सब स्ट्रॉन्ग है। और हॉलीवुड, यूनिवर्सिटीज़, डॉलर डोमिनियन सब सॉफ्ट प्लस हार्ड पावर का जो है वो इसको हार्ड पावर को कंबाइन करते हैं। और इसी तरह चाइना जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग हब, बेल्ट और रोड जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके जरिए इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहा है। टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी भी इसकी जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। इसी तरह जो स्मॉल स्टेट है सिंगापुर और नॉर्वे, ये इस तरह की जो स्टेट्स हैं ये डिप्लोमेसी, पीस, मीडिएशंस और इनोवेशन से जो है वो इन्फ्लुएंस बनाते हैं डिस्पाइट से स्मॉल मिलिट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यानी कि इसकी लिमिटेशंस को अगर हम इसको देखें तो हर सिचुएशन जो यूनिक होती है। पावर मॉडल जो है सब रियलिटीज़ एक्सप्लेन नहीं करते। साइबर वारफेयर, नॉन स्टेट एक्टर्स और ग्लोबल इकोनॉमी ने पावर जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। तो फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है। पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं और इसके साथ टेक्नोलॉजी प्रोडिक्शंस है उसको यानी कि प्रिडिक्शन उसकी डिफ़िकल्ट बना देते हैं। तो स्टेट्स जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अलायंसेस और पॉलिसीज डिज़ाइन करते हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी होता है। वार और पीस दोनों के लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। तो जो स्टेट्स दोनों एलिमेंट्स को अलाइन करती हैं वो लॉन्ग टर्म जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं। सो नेशनल पावर मल्टी डायमेंशनल होती है, ठीक है। रियल एनालिसिस के लिए टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों समझना ज़रूरी है। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये एनालिटिकल आंसर्स लिखने में आपकी हेल्प करता है और आप थ्योरी को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।